कलकत्ता में हुए रेप केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। और यही नहीं, कई लोगों ने इसे निर्भया 2.0 भी बोला और अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट किए। और जब हॉस्पिटल वालों ने इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया तो उनसे कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। और 14 अगस्त की रात को जब डॉक्टर्स और कई सारे लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब अचानक से उनके ऊपर एक भीड़ ने हमला किया और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। और हद तो तब हुई जब उन्हीं गुंडों ने पुलिस वालों तक पे हमला कर दिया। फिर पुलिस वालों को उनके ऊपर टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ तक कि क्राइम सीन से कुछ ही दूरी पे हॉस्पिटल वालों ने रेनोवेशन का काम शुरू करवा दिया। एक रेप और मर्डर केस को सुसाइड बोलकर हॉस्पिटल वालों का झूठ बोलना, अचानक से हॉस्पिटल में रेनोवेशन करवाना, प्रोटेस्ट कर रहे लोगों और डॉक्टर्स पे अचानक से हमला हो जाना, कहीं ये सारी चीजें इस तरफ तो इशारा नहीं कर रही कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। कोई तो ऐसा है व्यक्ति जिसको बचाया जा रहा है। अब इस केस के ऊपर बात करने से पहले हमें इस केस को स्टार्टिंग से समझना होगा कि आखिर हुआ क्या था। तो वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज है आरजे कौर नाम का, जहाँ पे 8 अगस्त रात को 11 बजे एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अपनी 36 घंटे की लंबी शिफ्ट कर रही थी, जिसके बाद वो रात को 2 बजे एक ब्रेक लेती है और डिनर करती है अपने कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ। और डिनर खत्म होते ही वो आराम करने का सोचती है, लेकिन पूरे हॉस्पिटल में एक भी रेस्ट रूम नहीं था डॉक्टर्स के लिए। तो वो डिसाइड करती है सेमिनार हॉल में सोने का। अब करे भी क्यों नहीं, क्योंकि 36 घंटे लगातार काम करने के बाद कोई भी इंसान रेस्ट तो लेता ही है, लेकिन किसे पता था कि ये उनका आखिरी रेस्ट होने वाला है। फिर 9 अगस्त सुबह 7:30 बजे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी जो सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही थी, उसी सेमिनार हॉल में उसकी डेड बॉडी मिलती है। और हद तो तब हुई जब हॉस्पिटल से लड़की के घर में कॉल किया गया और उनको बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हुई है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक उसके फिर 15 मिनट बाद एक और कॉल हॉस्पिटल से जाता है लड़की के घर पे, और इस बार उनको कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। अब जैसे ही लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो हॉस्पिटल वाले उनको पूरे 3 घंटे तक वेट करवाते और उनको अपनी बेटी से मिलने नहीं देते। और फिर जब उनको अंदर बुलाया गया अपनी बेटी को देखने के लिए, तो वो लोग शॉक रह गए और बाहर आके उन्होंने मीडिया और लोगों से एक ही बात कही कि ये कोई सुसाइड केस नहीं बल्कि रेप और मर्डर केस है और हॉस्पिटल अथॉरिटीज हमसे झूठ बोल रही है। अब फिर ठीक इसके कुछ देर बाद ही ये खबर पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस तुरंत हॉस्पिटल में आके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ ये खबर ममता बनर्जी तक पहुंचती है, तो वो भी लड़की के माँ बाप से आके मिलती है और उनको न्याय दिलाने का वादा करती है। फिर शाम तक ये खबर कॉलेज के स्टूडेंट्स और वहाँ के डॉक्टर तक पहुंच जाती है। और जैसे ही उनको पता चलता है कि हॉस्पिटल वाले झूठ बोलकर इस केस को दबाना चाह रहे हैं, तो वो लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। फिर देखते ही देखते ये खबर पूरे देश भर में फैल जाती है और पुलिस इस केस को और ज्यादा सीरियसली लेती है और हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करना शुरू कर देती है। अब क्योंकि सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, तो वहां तो कुछ मिलना नहीं था, लेकिन ठीक उसके बाहर वाले कॉरिडोर पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, तो पुलिस उनको चेक करना शुरू कर देती है। फिर पुलिस वालों को उस कॉरिडोर की फुटेज चेक करते हुए एक आदमी दिखता है जो कि लगभग सुबह 4 बजे उस सेमिनार हॉल के आसपास घूम रहा था। और उनको फुटेज में ये भी दिखता है उस आदमी ने ब्लूटूथ भी पहना हुआ था। अब क्योंकि उनको क्राइम सीन से ब्लूटूथ भी बरामद हुआ था, तो उनको उस आदमी पे शक जाता है और वो उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। और उस इंसान का नाम था संजय रॉय। अब जैसे ही पुलिस इस संजय नाम के इंसान से पूछताछ शुरू करती है, तो उसी दौरान पुलिस उस ब्लूटूथ को भी चेक करती है और वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है संजय के फोन के साथ, जिसके बाद पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है। और मजे की बात तो ये है कि कुछ ही दिनों में संजय अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि आखिर ये संजय रॉय था कौन? क्या ये हॉस्पिटल में एडमिट किसी मरीज का रिलेटिव था या फिर हॉस्पिटल के किसी स्टाफ का मेंबर था? लेकिन मैं आपको बता दूं कि संजय रॉय और कोई नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट से ही था, लेकिन एक अनऑफिशियल तौर पे, यानी एक सिविक वॉलंटियर के तौर पे। अब सिविक वॉलंटियर ये वो लोग होते हैं जो पुलिस की वेरियस ओकेशंस लाइक इलेक्शंस, फेस्टिवल और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे टाइम पे मदद करते हैं। लेकिन संजय रॉय खुद को एक सिविक वॉलंटियर नहीं बल्कि प्रॉपर पुलिस वाला मानता था। और जब संजय रॉय के घर वालों से बात की गई इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि इसने कई बार लोगों से पैसे लेकर उनको पुलिस में भर्ती करने का आश्वासन भी दिया है और ये खुद ही गाड़ी में पुलिस का नंबर प्लेट और पुलिस का लोगो भी लगाया करता था। और जब संजय के बारे में पब्लिक को पता चला, तो पब्लिक का पुलिस से भरोसा ही उठ गया। और ये कोई अकेला रीजन नहीं था पुलिस पे भरोसा ना करने का। ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिनको मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। रीजन नंबर 1, पब्लिक ने कहा कि एक रेप और मर्डर केस को सुसाइड केस बोलकर हॉस्पिटल अथॉरिटीज किसको बचाना चाहती थी। रीजन नंबर 2,
जहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर मरीजों के रिलेटिव्स तक को आने की अनुमति नहीं होती है। वहाँ पे संजय रॉय सुबह 4 बजे हॉस्पिटल में क्या कर रहा था, जहाँ हॉस्पिटल के अंदर मरीजों के रिलेटिव्स को जल्दी से एंट्री नहीं मिलती है, वहीं इस संजय को बिना मतलब हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कैसे मिल गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी गार्ड के साथ जान पहचान थी, या फिर जो ये रेप और मर्डर हुआ है ये एक सोची समझी साजिश हो। फिर कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पब्लिक होती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे हॉस्पिटल के अंदर क्राइम सीन से कुछ ही दूरी पे रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है, और वो भी पुलिस के सामने, वो भी तब जब सीबीआई इस केस को अपने हाथ में लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाली होती है। বলুন 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 শুনছি। रीजन नंबर 4, 14 अगस्त को पूरे देश भर में रिक्लेम द नाइट नाम से एक प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें डॉक्टर्स और सभी लोगों ने मिलकर बड़े आराम से प्रोटेस्ट किया। लेकिन वही आरजेक और मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर चल रहे प्रोटेस्ट पे एक भीड़ अचानक से आके हमला कर देती है और कई सारे लोगों को मारती है। और यही नहीं, वही भीड़ सेम उसी हॉस्पिटल के अंदर जाकर हॉस्पिटल की प्रॉपर्टीज को तोड़ना शुरू कर देती है, और वहां पे जितने भी डॉक्टर्स और मरीज थे उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने बताया कि ये सारे लोग ट्रक में भर कर आए थे। अब ये आए थे या इनको भेजा गया था इस बात का तो पता नहीं, लेकिन पुलिस ने इनको एक एक करके ढूंढना शुरू करा और इनको पकड़ लिया। रीजन नंबर 5, अब जब एक तरफ जहाँ पे ममता बनर्जी ने लड़की के माँ बाप को न्याय दिलाने का वादा किया था, तो सोचो उन्होंने क्या किया होगा। उन्होंने खुद प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब सोच के देखो, सरकार इनकी, पुलिस इनकी, पूरा हेल्थ केयर इनका, और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके खिलाफ? खुद के खिलाफ। रीजन नंबर 6, जब आरजेक और मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के साथ मीडिया ने बात करी तो उन्होंने बयान दिया कि इस मामले में गलती लड़की की भी है, उसको ऐसे देर रात अकेले सेमिनार हॉल में नहीं जाना चाहिए था। आखिर वो इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है? अब प्रिंसिपल के इस घटिया बयान के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको सस्पेंड करने के बजाय उसका ट्रांसफर कर उसको किसी दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। और एट द एंड में यही कहूंगा, इस पूरे केस में एक चीज तो क्लियर है कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है और कोई तो ऐसा शख्स है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है।